बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का आपका मॉडल पेपर के सभी प्रश्न यानी कि पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे कि आपका 2024-25 का जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसको। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। अब आइए, इसमें सब कुछ आपको पता होगा कि जो आपके 20 नंबर के होते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको पेपर सॉल्व कराया था उसमें आपको बताया था कि 20 आपके बहुविकल्पी होते हैं जो कि आपको मार्कशीट पे भरने रहते हैं, और आपको 50 जो होते हैं लिखने वाले प्रश्न होते हैं यानी सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए, अब बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से, यानी कि खंड अ में, जहाँ पर आपके सभी होते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न। जिसमें पहला दिया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? यानी कि आपका जो बाबू गुलाब राय है, और बहुविकल्पी प्रश्नों में से इनमें से ज्यादातर प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जिनको हमने आपको पहले ही क्लास में करा दिया है। तो जो भी प्रश्न आपको आ रहे होंगे पहले से, उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपका भारतेंदु युग। दूसरा दिया है द्विवेदी युग। तीसरा है शुक्ल युग, और चौथा है ऑप्शन शुक्लोत्तर युग। तो जो आपके बाबू गुलाब राय हैं किस युग के लेखक हैं? तो आपका द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के। दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये भी प्रश्न हमने आपको पहले से ही कराया, उम्मीद करते हैं आप लोग पहले ही इसका कमेंट में आंसर कर देंगे कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आपका निबंध है। दूसरा ऑप्शन दिया है कविता। तीसरा दिया है नाटक। चौथा दिया है कहानी। तो आपका चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? तो आपका निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही होगा। अगला यानी तीसरा और बहुत ही इजी प्रश्न, और आप सबको आना चाहिए कि गबन किसकी रचना है? यानी जो गबन है वो किसकी रचना है आपकी? ए मुंशी प्रेमचंद, बी में दिया है जयशंकर प्रसाद, सी में निराला, डी में हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका गबन जो है वो किसकी रचना है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही होगा। यानी कि गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला यानी चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न भी आपको पहले से ही बताया गया है। इसमें से ज्यादातर प्रश्न आपको मॉडल पेपर के ऐसे दिखेंगे जो कि हमने आपको बहुविकल्पी प्रश्न का क्लास कराया है तो उसमें बता रखा है कि शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग जो है उसकी समयावधि कितनी है? 1936 से 1943। बी वाला ऑप्शन दिया है 1919 से 1938। सी वाला है 1900 से 1918 तक। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि कब है? तो आपका 1919 से 1938, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी पांचवा वाला प्रश्न। और प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा। और जो भी प्रश्न आपको पहले से किया हो तो रिवीजन होगा, और जो नहीं किए हैं वो आप नए प्रश्नों में जोड़ करके उन्हें तैयार कर लीजिएगा। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये भी आपको पहले से ये पढ़ाया गया है, जीवनी। दूसरा है आपका आत्मकथा। तीसरा है साक्षात्कार भेंटवार्ता। चौथा है रेखाचित्र। तो जो आपका नीर का निर्माण है फिर किस विधा की रचना है? तो आपका आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया है एकदम सही होगा। अगला यानी छठा प्रश्न है, प्री प्रवास किस युग की रचना है? यानी आपका जो प्री प्रवास है वो किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग। दूसरा में दिया है भारतेंदु युग। तीसरा है प्रगतिवादी युग। चौथा है छायावादी युग। तो आपका प्री प्रवास जो है वो किस युग की रचना है? तो आपका द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी सातवें प्रश्न की। तो पूछा है मधुशाला किसकी रचना है? यानी जो आपका मधुशाला है वो किसकी रचना है? आपका ए वाला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। बी में दिया है हरिऔध। सी में दिया है हरिवंश राय बच्चन, और डी में सुमित्रानंदन पंत। तो आपका जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। और ये भी आपका पहले से ही हमने कराया हुआ प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो रचना है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और आप सबको ये आना चाहिए क्योंकि ये भी जो है हमने आपको पहले ही कहा था, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हमने पहले से सॉल्व करा दिया था, लेकिन आपका मॉडल पेपर 2024-25 है, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि मॉडल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और आपको सॉल्यूशन में भी एकदम दिक्कत ना हो। अगला देखेंगे यानी नौवां प्रश्न कि आधुनिक काल कब से कब तक है? यानी आधुनिक काल का जो समय है वो कब से कब तक माना गया है? तो जो आपका सही उत्तर होगा 1843 से लेकर अब तक। और ये भी आप लोगों ने पहले से ही अगर बहुविकल्पी क्लास का है, जो आप हमने क्लास कराया था हिंदी का, उसको देखा होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बताया गया था कि आधुनिक काल का जो है समय कब से कब तक है। अगला 10वां प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? यानी जो आपके मतीराम है वो किस युग के कवि हैं आपके? आधुनिक काल। दूसरा दिया है आदिकाल। तीसरा है भक्ति काल। चौथा है रीतिकाल। तो आपका जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं? तो आपका रीतिकाल के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका एकदम सही होगा। यानी मतीराम जो है किस युग के कवि हैं? तो आपके रीतिकाल के। 11वां और बहुत ही इजी प्रश्न कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? हास्य ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया है एकदम सही होगा। यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य होता है।
अगला देखेंगे यानी 13वां प्रश्न, और ये भी जो एग्जाम्पल है आपको बताया गया था किसका है, कौन से अलंकार का है। जब रस छंद और अलंकार का हमने कंबाइन क्लास कराया था उसमें आपको बताया था, सुहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने ज्ञात, मानो नीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रकाश। ये उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार का है। यानी कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का। अगला यानी 13वां प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो आपको बताया गया था कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। अगला देखेंगे यानी कि 14वां प्रश्न, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। यानी आकर्षण जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आपका वी, दूसरा है मान, तीसरा है अक, और चौथा है आ। तो आकर्षण शब्द में आपका कौन सा है, आ जो शब्द है, यानी कि आ जो पहले लगा है इसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आ का। अगला यानी 15वां है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा दिया है 5, तीसरा में दिया है 6, और चौथा में 3। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं आपके 3 होते हैं। यानी कि रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। अगला यानी 16वां प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। यानी जो आपका पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है। आपका कर्मधारय समास, दूसरा दिया है द्वंद्व समास, तीसरा में बहुव्रीहि समास, चौथा में तत्पुरुष समास। तो जो आपका पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका है एकदम सही होगा। यानी पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास। 17वां प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप है। यानी जो आप आंसू है उसका तत्सम रूप क्या होता है। तो आंसू का जो आपका तत्सम रूप होता है क्या होता है, अश्रु होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इसमें एकदम सही होगा। यानी आंसू का जो आपका तत्सम रूप होता है क्या होता है, अश्रु होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला देखते हैं 18वां प्रश्न, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। यानी आपका जो कृतवाच्य होता है इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, दूसरा ऑप्शन है कर्म की प्रधानता, तीसरा है भाव की प्रधानता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कृतवाच्य है इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी 19वें प्रश्न की, तो ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताव्य शब्द में आपका वचन और विभक्ति कौन सा है, तो षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, तो बहुवचन है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला यानी 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है। यानी कि आपका निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है, मनुष्य, दूसरा है बचपन, तीसरा है वह, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वह जो है आपका सर्वनाम है, बाकी मनुष्य और बचपन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम सही होगा। इसमें से 20 आपके वैकल्पिक प्रश्न हो गए हैं। आप देखेंगे आपका सब्जेक्टिव यानी लिखने वाले प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पहले से ही बताए गए थे, यानी आपको पहले से ही जिनका सॉल्यूशन कराया गया था। अब देखते हैं अपने सब्जेक्टिव प्रश्नों को। सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहले आपका आता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके कोई एक आपको करना रहेगा, और 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उसी के आधार पर जो है उनका आंसर लिखना रहता है। और प्रत्येक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, और 6 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे आपको पहला गद्यांश दिया है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमने नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला। चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए, चाणक्य का मुंह ताकत था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो आप देख सकते हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला आपको प्रश्न दिया है, तो संदर्भ लिखते समय आपको इसका लेखक का नाम जो है याद होना चाहिए। और जो आप इसमें से गद्यांश का जो चैप्टर का नाम है वो कैसे पहचानेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर मित्रता शब्द दिया है, यानी कि आपका किस चैप्टर से है, तो मित्रता से है। तो आप इसका जब संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक आपके कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यानी कि आपका जो है इसी प्रकार से जो है इसका आप उपयुक्त गद्यांश लिखेंगे। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न पूछता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको जो रेखांकित अंश ये दिया रहता है इसकी आपको व्याख्या करने के लिए देगा। तो आप जो है रेखांकित अंश की व्याख्या अपने आप से करिएगा। तीसरा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये देखेंगे, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। तो यही यहाँ से यहाँ तक जो है आगे उसमें जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक आप। और ये जितने भी आपके गद्यांश वाले प्रश्न है, जितना हम आपको बता रहे हैं मॉडल पेपर का, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और आपका लगभग हमेशा पूछा जाता है। तो गद्यांश को भी आप लोग एकदम बढ़िया से देखिएगा, और इसको पहचानने की भी हमने ट्रिक बता दिया कि आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपके डायरेक्ट चैप्टर के नाम से ही संबंधित होंगे। या फिर अथवा में आपको एक और गद्यांश दिया रहता है, जैसे हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध,
इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इनकी चमक आँखों में अंधा बना रही है। अब इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे, ममता द्वारा किस कार्य द्वारा? तो इससे पता चल गया होगा आपको कि ये किस पाठ से है, ममता से है। तो इसका भी आप उसी प्रकार से जो है संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता पाठ से उद्धृत है और जिसके लेखक कौन कौन है? तो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद आपको दूसरे में वही काम करना है कि जो आपको रेखांकित अंश दिया रहेगा उसकी आपको व्याख्या करनी रहेगी। और तीसरा जो आपको प्रश्न है इसी में से आपको जो है आंसर मिल जाएगा कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो परम पिता की इच्छा को जो है विरुद्ध इतना साहस, यानी ममता द्वारा जो है परम पिता की इच्छा के विरुद्ध जाना जो है ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, यानी कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। और उपयुक्त गद्यांश का जो संदर्भ है वो आपको बस संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए और पहचान करने का बस तरीका, जो कि हमने आपको बता दिया। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसी में से मिल जाएंगे जिससे आपको पाठ का पता चल जाएगा। और बाकी गद्यांश का जो रेखांकित अंश की व्याख्या आप इसी के हिसाब से जो है लिख देंगे तो आपको जो है 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब अगला देखते हैं, आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछते हैं, यानी आपको जैसे गद्यांश पर पूछेगा उसी प्रकार पद्यांश पर भी पूछेगा और दो जो है आपको दे दिया रहेगा पद्यांश और कोई एक आपको करना रहेगा। जैसे पहला दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरी सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो ती पाई। तो सूरदास से आपको पता चल गया होगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास द्वारा। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने में आपको आसानी मिल जाएगी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक, जो आपका पद है सूरदास द्वारा लिखा, पद नामक पाठ से उद्धृत है और जिसके लेखक कौन है, सूरदास है। अब जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे आप तो लिखेंगे, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है और जो गूंगा व्यक्ति है वो भी बोलने लगता है, और जो रंक व्यक्ति यानी कि आपका जो नौकर व्यक्ति है वो क्या राजा की तरह जो है छत यानी कि छाता लेकर के, यानी छत्र यानी मुकुट सजा करके चलता है। तो यही आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और आपसे उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा है। तो इसी प्रकार से जो है आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे इसके बेस पर जिसको आपको करना रहेगा। या फिर आपको एक और ऑप्शन देगा अथवा वाला। तो आपका जो पद वाला ये वाला था, जो ऊपर जो था आपका पद्यांश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है और लगभग आपका हर साल यही पद्यांश पूछा भी जाता है। तो इसको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब अथवा में आप देखेंगे जो दूसरा वाला है, सुनी सुंदर वैन सुधारन साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हे। तो इस प्रकार से आपको ये भी देगा और इस पे भी आपको 3 प्रश्न उसी प्रकार से देंगे। तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से जो है तैयार कर लीजिएगा, इस वाले पद्यांश को भी। बाकी अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के। जिस प्रकार आपको पद्यांश वाला था उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश पूछता है। जैसे आपको पहला दिया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति इतः एवं संस्कृतम। तो इसी प्रकार से आपको इसका क्या करना रहेगा, इसका संदर्भ पहले लिखना रहेगा कि कौन से पाठ से आपके संस्कृत के, और इसका जो है आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप इसको करिए या फिर अथवा में इसको करिए, यानी मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृत अस्कासमाज पूर्वज, मानव जीवन संस्कृत। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और ये जो आपका पहला वाला इसमें गद्यांश है संस्कृत वाला, ये तो लगभग आपका हर साल पूछा जाता है। तो इसका आप लोग जो है एकदम ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है हर साल जो है गद्यांश पूछा जाता है। अब देखेंगे आपका इसी पर पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी संस्कृत में आपके गद्यांश पर 5 नंबर के पूछते हैं और 5 नंबर पर पद्यांश के। तो यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश जो है दिए रहते हैं और 2 नंबर आपके संस्कृत हिंदी अनुवाद के मिलते हैं, 3 नंबर, और 2 नंबर जो है संदर्भ के मिलते हैं। तो जैसे आपका एक जो ये दूसरा वाला अथवा वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्, ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग जो है आपका हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपका बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि आप बढ़िया से तैयार करिएगा, इसका जो अर्थ है और इसका संदर्भ एकदम बढ़िया से। अब 5वां जो आपका प्रश्न पूछा जाता है,
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और यहाँ से आपको 3 नंबर का मिलता है। खंड काव्य जो होता है आपका जिला अनुसार होता है, तो आप लोग जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे और आपका जिस जिले में खंड काव्य आता होगा जो, उसको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। जैसे किसी जिले का मुक्तिदूत आता है, तो इसमें पूछा मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। कोई एक आपको करना रहेगा इन दोनों में से, और ये अपने जिले अनुसार करना रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिले का है कौन सा। जैसे किसी जिले का ज्योति जवाहिर खंड काव्य होता है, किसी का आपका मेवाड़ मुकुट है, किसी जिले का आपका अग्र पूजा है, और कहीं का जय सुभाष है, और किसी जिले का आपका मातृभूमि है, कहीं का आपका मातृभूमि है, उसके बाद कर्ण खंड काव्य है, आपका तुमुल खंड काव्य हुआ। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिले का खंड काव्य कौन है, और उसके हिसाब से जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई खंड काव्य होता है आपके यहाँ का, तो आप आराम से इसको तैयार कर लेंगे। छठवां में देखेंगे कि ये दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अब इसमें हमने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों लोगों का आपको एकदम याद कर जाना है, जिसमें से अगर आप 2 लोगों का बढ़िया से याद कर लेते हैं, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हमने आपको जीवन परिचय अपने चैनल पर करा रखा है, तो अगर आप इन दोनों लोगों का जा करके उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, और इन दोनों लोगों का जो है बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि हर साल ये दोनों लोगों का जरूर रहता है, और इनमें से अगर आप 2 लोगों का याद कर लेते हैं तो कोई एक ना एक आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इन दोनों लोगों का जो है बढ़िया से याद करिएगा, और हमने इसका पूरा सॉल्यूशन बताया है कैसे आपको लिखना है, तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखें। जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर आपके पास ये दोनों याद करने के बाद समय है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 याद कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। जैसे आपका लेखक का पूछता है उसी प्रकार कवियों का पूछता है, और इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इसमें भी हमने आपको तुलसीदास और सूरदास का याद करने के लिए बोला था, क्योंकि तुलसीदास और सूरदास का जो होता है, पहले हमने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इसमें भी आप लोग तुलसीदास और सूरदास का जो है पहले याद करिएगा। अगर उसके बाद आपको समय मिलता है तो कोई एक अपने मन से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों का हमने अपने चैनल पर पहले से ही बता रखा है, तो इन दोनों लोगों का आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों लोगों का लगभग हर साल किसी ना किसी का एक आपको मिल जाएगा आपके पेपर में। यानी कि इन दोनों लोगों को आपको पहले तैयार करना है। उसके बाद 7वां आपको जो है 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग अगर 3 श्लोक जो है तैयार कर लेते हैं, यानी 3 श्लोक तैयार कर लेंगे, तो 2 जो है आपको पद्यांश में पूछता है। तो आपका जैसे पद्यांश में पूछ लेता है संस्कृत का, तो 2 तो पूछता है, ये एक आपका जो है पेपर में नहीं आया होगा। तो आप लोग 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से भी बन जाएंगे। अब अगला 8वां में पूछता है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी आपको 4 जो है प्रश्न दिए रहते हैं, और जिनमें से 2 के आपको जो है संस्कृत में उत्तर देने रहते हैं। जैसे आपको इसमें 4 दिया है, भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन हर साल इसी तरह बनता है। और एक चौथा वाला जो प्रश्न है, वीर केन पूजिते, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली और हर साल बनता है। तो संस्कृत वाला जो प्रश्न है, इसको तो आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, जो भी अध्याय होगा उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आप कर जाएंगे। बाकी अगला जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध वाला जो टॉपिक है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ये टॉपिक से पूछता है। आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये भी पूछता है। नारी सशक्तिकरण, ये भी पूछता है। उसके बाद जनसंख्या लाभ एवं हानि, इस पे भी पूछता है। और एक आपका और टॉपिक है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पे भी पूछता है। तो इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। यानी 5 टॉपिक, 4 तो ये और एक जो हमने बताया। अगला और अंतिम आपका जो है पत्र पूछता है। तो पत्र में जो है हम आपको बता देंगे कौन कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं। बाकी इसी प्रकार का जो पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा, और आप लोग जो है इसे पूरा वॉच करिएगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे उसे बढ़िया से तैयार करिएगा।